नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है क्यों तुम्हें इतना चाहने लगे हम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। करण अपने दोस्तों के साथ एक पब में बैठा हुआ था। आज वो बहुत खुश था क्योंकि उस कंपनी ने एक बहुत बड़ी डील फाइनल की थी। करण एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है और लाखों लड़कियां उसकी दीवानी है, लेकिन करण को लड़की जात से सख्त नफरत है। वो किसी भी लड़की को अपने पास तक नहीं फटकने देता। दिल्ली शहर रात के करीब 12:30 बजे एक पब में, जहां करण अपने दोस्तों के साथ एक टेबल पर बैठा वाइन के पी रहा था। करण सिसोदिया शहर का मशहूर बिजनेसमैन, सिसोदिया ग्रुप्स एंड कंपनी का इकलौता वारिस। देखने में जितना हैंडसम उतना ही उसे अपने आप और अपनी लाइफ स्टाइल का घमंड था। सिसोदिया जिनके होटल्स और रिजॉर्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर थे, वही करण को बाइक रेसिंग का बहुत शौक था। मगर आज वो बाइक रेस हार गया था, जिसके बदले में अब रूल्स के मुताबिक उसे ट्रुथ या डेयर गेम खेलना होगा अपने दोस्तों के साथ। इसलिए वो सब उस पब में देर रात तक बैठे हुए थे। करण का एक दोस्त नीरज आखिर में गेम की शुरुआत करते हुए करण से कहता है, नीरज तो करण, आर यू रेडी? करण मुस्कुराते हुए अपना ग्लास टेबल पर रखते हुए उससे कहता है, ये भी पूछने की बात है, लेट्स स्टार्ट। नीरज, ट्रुथ या डेयर? करण एक बार फिर से मुस्कुराते हुए उससे कहता है, ऑफ कोर्स डेयर। नीरज और बाकी लोग ये सुनकर करण को देखते हैं। उन्हें पता था कि नीरज करण से कुछ ऐसा ही करवाएगा जिससे उसका घमंड चूर हो जाए। इतने सालों से नीरज और करण में करण हमेशा जीतता था, मगर आज नीरज जीता था और वो उससे इस गेम के जरिए आज अपनी हर बेइज्जती का बदला लेने वाला था। जहां सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, वहीं नीरज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान छाई हुई थी। नीरज करण से कहता है, अच्छी तरह से सोच लो, जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। करण सिसोदिया सोचते नहीं है, बस कर गुजरते हैं। तुम बोलो क्या करना है, वो स्टाइल से कहता है। नीरज ये सुनकर उस पब के चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए देखता है। तभी उसकी नज़र वहाँ के स्टाफ पर पड़ती है, जो टेबल वगैरह पर से बोतल और ग्लास हटा रही थी। उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। वो मन ही मन खुश होते हुए कहता है, अब आएगा मजा। नीरज फिर करण की तरफ मुड़कर उसे वहाँ से कुछ दूरी पर खड़ी टेबल के पास एक फीमेल स्टाफ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उस लड़की को देख रहे हो, जाकर उसे किस करो। करण ये सुनते ही चौंक कर उसकी तरफ देखता है, जहाँ एक लड़की अपनी स्टाफ यूनिफॉर्म में टेबल के पास ग्लास वगैरह उठा रही थी। उसकी उम्र लगभग 22-23 साल की थी और देखने में वो बहुत ही खूबसूरत और मासूम थी। एक पल के लिए करण उसे देखता रह गया। जब नीरज ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाकर कहा, क्या हुआ, डर गए? करण की तंद्रा टूटती है। वो चौंक गया और फिर अपने सिल्की बालों में हाथ फेरते हुए उससे बोला, करण सिसोदिया किसी से नहीं डरता, यू नो दैट, जस्ट वेट एंड वॉच, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी कोट ठीक करते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ जाता है। बाकी के सारे फ्रेंड्स अब करण को देखते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की बानी शर्मा, जो अपनी फैमिली के मजबूरी के तहत यहाँ जॉब कर रही थी, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ आज उसके साथ क्या होने वाला है। वो अपने काम में बिजी थी और बस उसे जल्दी सब निपटा कर घर जाना था। वो बार बार दीवार पर लगी घड़ी को देख रही थी, अपना काम भी कर रही थी। करण बड़े आराम से उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, जिस पर बानी चौंक कर उसे देखती है। बानी, यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? करण कुछ नहीं कहता है, बस एक नज़र उसे ऊपर से लेकर नीचे तक निहारते हुए अचानक से अपना हाथ बढ़ाकर उसकी कमर में डालकर उसे खींचकर अपनी बाहों में भरकर उसे किस कर लेता है। वहीं बानी ये सब देखकर शॉक रह जाती है। वो अपने दोनों हाथों से करण को खुद से दूर करने की बहुत कोशिश करती है, मगर करण ने उसे कस कर पकड़ा हुआ था और बस उसे किस करता ही जा रहा था। दूसरी तरफ और भी फीमेल स्टाफ ये सब देखकर दंग रह जाती हैं। तो बाकी करण के दोस्तों और नीरज का भी यही हाल रहता है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि करण एक मामूली सी गेम जीतने के लिए ये भी कर सकता है
और तभी करण बानी को झटके से दूर कर देता है। बानी हैरत और गुस्से से उसे देखती रहती है। वहीं करण अपने होठों को अपनी उंगलियों से रगड़ते हुए बानी की तरफ मुस्कुरा कर देखता है, जिसके बाद बानी आगे बढ़कर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, जिसकी गूंज पूरे पब में गूंज उठती है। बानी गुस्से से चिल्लाते हुए करण से कहते हैं, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे किस कैसे किया। करण अपने गाल पर हाथ रखकर उसे कहता है, खुश नसीब हो तुम जो मैंने तुम्हें किस किया। तुम्हें तो मुझसे थैंक्स कहना चाहिए कि करण ने तुम्हें छुआ, वरना लड़कियां मेरी एक नज़र को तरसती हैं। फिर वो अपनी पॉकेट से नोटों की गड्डी निकाल कर उसके हाथों में थमाते हुए कहता है, ये लो अपनी कीमत। सबका ध्यान अब बानी और करण पर रहता है। अपना तमाशा बनते हुए देखकर बानी को करण की बातें कांटों की तरह चुभ जाती है। बानी गुस्से में उससे दूसरे गाल पर हाथ रख जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और उसके दिए गए पैसे उसके मुंह पर फेंकते हुए उससे कहते हैं, खुश नसीब तो तुम हो, वरना बानी शर्मा अरे गैरों को छूती तक नहीं है और तुम पर पूरा हाथ साफ कर दिया। तुम्हें तुम्हारी अमीरी मुबारक हो और मुझे मेरी। इतना कहकर वो जाने लगती है, मगर गुस्से में करण उसका हाथ पकड़ लेता है। वो रुक जाती है, मुड़कर चौंक कर करण को देखती है, जो उसे गुस्से से देखते हुए अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, तुमने मुझे थप्पड़ मारने का सोचा भी कैसे? जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? बानी अपना हाथ झटकते हुए उससे छुड़ाकर कहती है, हाँ जानती हूँ, तुम एक बिगड़े हुए अमीर जादे हो जिसे अपने पैसे और पावर का बहुत ही ज़्यादा घमंड है। इसके अलावा तुम्हारी कोई औकात नहीं है, ना ही तुम्हारा कोई वजूद है। अब हटो मेरे सामने से, मुझे घर जाना है, देर हो रही है। तुम्हारी तरह मैं अपने बाप दादा की दौलत पर नहीं जीती, हटो अब। वो फिर उसे धक्का देकर उसके साइड से निकल जाते हैं। वहीं करण का तो जैसे तमाशा बन जाता है। वहाँ मौजूद सारे स्टाफ और उसके दोस्त तक उसकी बेइज्जती पर हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं। वहीं करण गुस्से से अपनी आंखें लाल करके मुड़कर बानी को देखता है, जो स्टाफ रूम की तरफ जा रही थी। वो अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियां बींच लेता है और मन में कहता है, तुम्हें इस थप्पड़ की कीमत सूद समेत चुकानी पड़ेगी। बानी शर्मा, तुम्हें पता है कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है? करण चुपचाप वहाँ से बाहर निकल जाता है और अपने घर आने के बाद सीधे अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पर वो अपना गुस्सा सारे सामानों पर उतारता है। उसकी आंखों के सामने रह रहकर बानी का चेहरा आ रहा था और उसके कानों में उसके दोस्तों का, वहाँ के स्टाफ की हंसी गूंज रही थी, जिसे वो अपने दोनों हाथों को अपने कानों में दबाकर खामोश करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से से पागल हो जाएगा। फिर अचानक वो सामने टेबल पर रखा वॉच उठाकर ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर मारता है, जिससे शीशा चकनाचूर हो जाता है। जिसके टुकड़ों को देखकर करण मन में कहता है, बिल्कुल इसी तरह से मैं तुम्हें तोड़ कर रख दूंगा बानी, कि तुम खुद को समेट नहीं पाओगी। ठीक है, ऐसे ही कांच के टुकड़ों की तरह हमेशा बिखरी हुई रहोगी। वहीं दूसरी तरफ बानी घर आने के बाद उसे नींद नहीं आती है। उसे बार बार करण का वो किस करना याद आ जाता है, जिससे उसे गुस्सा आने लगता है। उस शख्स से नफरत सी होने लगती है। वो मन ही मन सोचते हुए कहती है, हिम्मत कैसे हुई उसकी ऐसा करने की? खुद को समझता क्या है? अमीर है तो कुछ भी करेगा। मैं तुमसे नहीं डरती सी सोच दिया। मैं उन लड़कियों में से नहीं जो तुम्हारे पैसों के पीछे भागती है। मैं बानी शर्मा हूँ और मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा प्यारी है। अगले दिन बानी हमेशा की तरह अपने काम से लौटते समय रोड पर अपनी कैब का इंतजार कर रही थी। घड़ी में 11:30 बजे थे। आज उसे जल्दी घर पहुंचना था। कल उसके पापा की बर्थडे थी, तो वो उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। उसने उनके लिए केक और गिफ्ट भी ले लिए थे, जिसके पैकेट को पकड़कर वो रोड साइड इधर उधर देखती जा रही थी कि अभी तक उसकी कैब क्यों नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ करण, जो अपना बदला लेने के लिए बेताब हो रहा था। पिछले 5 घंटे से वो बानी का बाहर इंतजार कर रहा था। उससे कुछ दूरी पर अपनी गाड़ी में बैठा उसे देख रहा था और जैसे ही उसने देखा कि अब वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है, उसने कार स्टार्ट की और सीधे बानी के सामने जाकर रोक दी। बानी अचानक सामने खड़ी कार को हैरानी से देखने लगी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, करण ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसका हाथ पकड़ उसको खींचा, जिससे बानी लड़खड़ाई। छोड़ो मुझे, यू मॉन्स्टर!
उसके हाथ से केक और गिफ्ट दोनों ही गिर गए। करण ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे अंदर करते ही गाड़ी को लॉक कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगी। बानी ने करण को झंझोड़ते हुए कहा, जाने दो मुझे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। करण ने स्पीड बढ़ाते हुए उससे कहा, छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें आज नहीं। ये सुनकर बानी के जैसे रोंगटे खड़े हो गए। करण के मुंह से शराब की महक आ रही थी। वो आधे नशे तो आधे होश में ड्राइव कर रहा था। बानी ने घबराते हुए कार के शीशे पर मारते हुए मदद के लिए चिल्लाते हुए कहा, समबडी हेल्प, कोई है, बचाओ मुझे। मगर इससे पहले कि कोई उसकी आवाज़ सुन सकता, करण ने अपनी पॉकेट में से एक रुमाल निकालकर उसके मुंह पर दबा दिया, जिससे बानी की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। वो बेहोश हो गई और उसका सर करण के कंधे पर गिर पड़ा। करण ने अपनी जीत पर मुस्कुराते हुए उसके मासूम चेहरे को देखकर मन ही मन कहता है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम्हें मुझसे नहीं उलझना चाहिए था। अब सारी जिंदगी उलझनों में गुजरेगी तुम्हारी। थोड़ी देर बाद करण अपनी गाड़ी अपने एक पुराने बंगलों के पास रोकता है, जो शहर से कुछ दूर पर होता है। काफ़ी टाइम से वहाँ पर कोई नहीं रहता था। उसने इधर उधर देखा और वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। करण अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आता है। उसने बंगले का मेन दरवाज़ा अपनी जेब में रखी चाबी से खोलकर फिर बानी के पास आकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसे गोद में उठा लिया और उसे लेकर अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर वो उसे लेकर सीधे ऊपर वाले कमरे में ले जाता है, जहां बेड पर उसे सुलाने के बाद वो उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। उसी समय आवाज़ सुनकर बानी को अचानक होश आ जाता है। वो आंखें खोलकर इधर उधर देखती है, ये मैं कहाँ आ गई। ये कहते हुए वो अपना सर पकड़ लेती है। उसका सर अभी तक चकरा रहा था। तभी करण उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। बानी उसे देखकर घबरा जाती है। वो उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है, बानी दूर रहो मुझसे। वो उठकर भागने की कोशिश करती है, मगर करण उसे दोनों हाथों से पकड़ लेता है। उसे अपने करीब करते हुए उससे कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकती, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। देखो आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ये सब तुम्हें मुझे बर्बाद करने से पहले सोचना चाहिए था। सबके सामने तुमने जो मेरी इंसल्ट की, उसका हिसाब तुम्हें बराबर करना ही होगा। करण नशे में चूर होकर बोलता रहता है। बानी बेड पर पीछे खसकती रहती है और करण उसके आगे बढ़ जाता है। बानी की आंखों में आंसू रहते हैं, चेहरा पसीने से लथपथ हो चुका था। दिल जोरों से धड़कता रहता है कि अब वो उसके साथ क्या करेगा। और आखिर में करण उसके करीब पहुंचकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है, जबरदस्ती उसके होठों पर किस करने लगता है, उसके गले पर बाइट्स करने लगता है। बानी छटपटाती रहती है, मगर करण उसे नहीं छोड़ता है। उसके सर पर जैसे अपने बदले का भूत सवार रहता है और थोड़ी देर करण उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है, जिसके बाद बानी बेहोश हो जाती है। और थोड़ी देर बाद करण भी नशे की वजह से बेहोश होकर उसके बगल में गिर पड़ता है। अगले दिन सुबह जब बानी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके बदन पर से उसके सारे कपड़े गायब रहते हैं और जमीन पर पड़े हुए रहते हैं। करण उसके बगल में नशे में सो रहा होता है और वो चादर में लिपटी हुई रहती है। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वो नफरत भरी आंखों से करण को देखती है और फिर बेड पर से उतरकर अपने कपड़े उठाकर पहन लेती है। फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वहाँ से आने के बाद वो अपने घर पहुँचती है। जैसे ही डोर बजाकर वो खड़ी रहती है, उसके पापा दरवाज़ा खोलते हैं। बानी को देखकर अचानक उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो गुस्से से उससे कहते हैं, अब क्या लेने आई हो? हमारी इतनी बदनामी करके दिल नहीं भरा जो फिर चली आई? उसके पिता की तेज आवाज़ सुनकर उसकी सौतेली मम्मी और सौतेली बहन दोनों वहां आ जाते हैं। बानी को कुछ समझ नहीं आता है कि वो उन्हें क्या बताए। वो रोते रोते उनसे कहती है, पापा पापा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था। और अभी वो आगे कुछ कहती, तभी उसके पापा उसकी बात बीच में काटते हुए कहते हैं, झूठ मत बोलो, मुझे सब पता चल चुका है कि तुम काम के बहाने क्या करती रहती हो। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, चली जाओ यहाँ से।
बानी ये सुनकर अपनी माँ की तरफ देखती है, मगर वो भी उससे अपना मुंह फेर लेती है। वो अपनी बहन की तरफ देखती है तो वो अंदर चली जाती है। उसके बाद उसके पिता बानी के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। बानी दरवाज़ा पीटते हुए कहती है, पापा मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, मैं कहाँ जाऊँगी। वो रोती रहती है मगर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। आसपास के लोग उसे देखकर बातें बनाने लगते हैं, जिससे थक हार कर वो वहाँ से चली जाती है। अब वो सड़क पर बदहवासी के हालत में चलते हुए मन ही मन करण और उस रात को कोसती है जब वो उससे मिली थी। ना जाने वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब उसका सामना उससे हुआ था। उसने एक थप्पड़ की सजा उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके चुकाई थी। अब क्या करेगी वो, कहाँ जाएगी, उसका तो कोई भी नहीं है। यही सब सोचते सोचते अचानक से वो किसी गाड़ी से टकरा जाती है और एक चीख के साथ वहीं पर गिर जाती है। कुछ ही देर में वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है जो सड़क पर बेहोश पड़ी बानी को घेरे हुए रहते हैं। दूसरी तरफ करण को जब होश आता है तो बानी को बिस्तर पर ना देकर वो चौंक जाता है। फिर मन ही मन खुश हो जाता है कि अच्छा हुआ वो चली गई, वरना उसे धक्के देकर यहाँ से निकालता। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता है। उसे लगता है कि उसने अपना बदला ले लिया, उससे अब वो कभी उसके सामने नहीं आएगी। उसे पता चल गया होगा कि करण सिसोदिया क्या चीज़ है। कुछ दिनों बाद करण अपने दोस्त नीरज से मिलता है। उसे बानी के साथ बदले की बात बताते हुए कहता है, करण अब वो कभी मेरे सामने नहीं आएगी। नीरज, पर तुमने ये सही नहीं किया करण, एक थप्पड़ के बदले उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। करण, अपनी बर्बादी की वजह वो खुद है, शुरू उसने किया था, मैंने नहीं। नीरज, किसी ने नहीं शुरू किया था, सब गलती मेरी है। मैंने ही बदला लेने के लिए तुझे वो टास्क दिया और फिर ये सब हो गया। अब मुझे अफसोस हो रहा है। करण, तुझे क्यों अफसोस हो रहा है? वैसे भी ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। नीरज, नहीं यार, वो ऐसी लड़की नहीं है। बेचारे पार्ट टाइम जॉब करती थी यहाँ पब में अपने घर वालों का खर्चा उठाने के लिए। मुझे वहाँ की स्टाफ से पता चला कि उस हादसे के बाद उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया और वो पता नहीं कहाँ चली गई है। नीरज की बात सुनकर अब ना जाने क्यों करण को गिल्टी फील होता है। क्या कहीं चली गई है? पर कहाँ, ये तो कोई नहीं जानता। बस मुझे अब पछतावा हो रहा है कि मेरी वजह से उस मासूम सी लड़की ने ये सबक सहा। नीरज इमोशनल होकर कहता है और वहाँ से चला जाता है। करण को अब बानी का चेहरा याद आने लगता है। उसे अब अपने किए पर अफसोस होने लगता है। वो बानी को पूरे शहर में ढूंढता है, अपने आदमियों को भी काम पर लगा देता है, पर बानी उसे कहीं नहीं मिलती है। वो दिन रात अब बानी के साथ किए गए अपने बिहेवियर की आग में जलने लगता है। उसका दिल अब ना तो बिजनेस में लगता है और ना ही किसी और चीज़ में। उसने बाइक रेसिंग भी छोड़ दी, दिन रात बस शराब के नशे में चूर रहने लगा। उसके घर वालों ने उससे तंग आकर उसे अमेरिका भेज दिया ताकि वो वहाँ रहकर कुछ ठीक हो जाए। वहाँ पर भी उनका बिजनेस और घर सब था, शायद यही उसके लिए अच्छा हो। घर वालों ने अब उसे अमेरिका भेज दिया। 5 साल बाद शहर गोवा एयरपोर्ट। हाँ हेलो, हाँ बस मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। हाँ हाँ, घर पहुंचकर आपको कॉल करता हूँ। करण पूरे 5 साल बाद इंडिया लौट कर आया था। वो अब बिल्कुल बदल चुका था। अब वो पहले वाला करण नहीं रह गया था जिसे अपनी हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल का गुरूर हो। अब वो एक बिल्कुल शांत और सुलझा हुआ सा बन गया था। उस रात के बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल सी गई थी, मगर वो बानी को आज भी बिल्कुल भी नहीं भूल पाया था। शायद इसीलिए उसने आज तक शादी नहीं की थी। उसने गोवा में अपना खुद का एक रिजॉर्ट खोला था, जिसके सिलसिले में उसे वहां आना पड़ा। उसका इरादा अब वहीं पर बस जाने का था, इसीलिए उसने वहां पर अपना एक घर भी खरीद लिया था। और अभी वो अपने डैड से बात करते हुए उन्हें सब बता ही रहा था कि वो ठीक से पहुंच गया है। अभी वो अपना फ़ोन और ट्रॉली लेकर बाहर निकल आया था कि तभी उसकी ट्रॉली से एक फुटबॉल आकर टकराए और वो चौंक गया। एयरपोर्ट पर ये फुटबॉल क्या कर रही है?
है, उसने सोचते हुए फुटबॉल जैसे ही उठाना चाहा, तभी सामने से आवाज आई, रुक जाओ, मेरी बॉल है मिस्टर। सामने कुछ दूरी पर एक 4 साल का क्यूट सा बच्चा खड़ा उसे घूरते हुए कहता है, जिसने अपने दोनों हाथों को कमर पर रखा हुआ था। करण उसे देखता है और मुस्कुरा देता है। वो बच्चा उसके पास आकर फुटबॉल उठा लेता है और जाने लगता है। तभी करण उससे पूछता है, बेटा आपकी मम्मा कहाँ हैं? आप यहाँ पर अकेले क्यों खड़े हो? वो बच्चा करण को देखता है और एक तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहता है, मम्मा वहाँ पर है। पर जब वो वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। करण वहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर जब वो उस बच्चे की तरफ देखता है तो वो वहाँ से आगे बढ़कर एक लेडी के साथ जाता रहता है और उसे चिढ़ाते हुए देखता रहता है। करण मन ही मन सोचता है कि उस बच्चे ने उसे बेवकूफ़ बना दिया और चकमा देकर अपनी मम्मी के साथ चला गया। कितना चालू बच्चा है और कितना क्यूट भी है। उसने देखा कि वो लेडी जिसकी पीठ करण की तरफ थी और वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वो उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसे कुछ कुछ कह रही थी, शायद उसे समझा रही थी। करण ने एक लंबी सांस ली और वहाँ से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुँच गया, जो उसके रिजॉर्ट से थोड़ी ही दूर पर था। वहाँ से समंदर करीब ही था। घर आने के बाद वो फ्रेश होकर अपने कमरे की बालकनी में खड़ा वहाँ की हवाओं का आनंद ले रहा था। तभी उसके घर के केयर टेकर ने आकर बताया कि उसने जो मेड के लिए कहा था वो इंटरव्यू के लिए आई है। करण उसे हॉल में बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। केयर टेकर यस सर कहकर वहाँ से चला जाता है। करण भी अपने कपड़े चेंज करके थोड़ी देर में हॉल में पहुँच जाता है। जब वो हॉल में पहुँचता है तो वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई रहती है, जिसने पिंक कलर की कुर्ती और सलवार पहनी हुई थी और उसका चेहरा दूसरी तरफ घुमा हुआ था। करण जैसे ही उसके पास पहुँचा और बोला, हेलो, आपका नाम? उसका इतना कहना रहता है कि वो लड़की, जो शायद उसकी आवाज़ पहले से पहचानती थी, वो चौंक कर उठ खड़ी होती है और करण का चेहरा देखते ही हैरान रह जाती है। करण भी उसे देखता रह जाता है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि बानी शर्मा रहती है। 5 साल बाद वो आज भी वैसी ही थी, बिल्कुल भी नहीं बदली थी, वैसे ही खूबसूरत और मासूमियत से भरी हुई। मगर करण के लिए उसकी आंखों में नफरत भी वैसी ही थी। तुम? बानी उसे देखकर गुस्से से कहती है। करण को समझ नहीं आता है कि वो उससे क्या कहे। उसकी खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था, जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा था। आज वो खुद चलकर उससे बिना मांगे मिल गई थी। वो बस उसे देखता रह जाता है। आई एम सॉरी मिस्टर राय, मुझे यहाँ काम नहीं करना। अचानक बानी की आवाज़ सुनकर वो चौंक जाता है, जो उसके केयर टेकर से कह रही थी। करण केयर टेकर को बाहर जाने का इशारा करता है, जिसे बानी देख लेती है और वो भी उसके पीछे चल देती है। मगर तभी करण उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर वो चौंक कर उसे गुस्से से झटके से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए कहती है, तुम फिर से आ गए मुझे बर्बाद करने। देखो, अब तुमने मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। करण कुछ नहीं कहता है, बस मुस्कुराते हुए से देखता रहता है और अचानक उसे खींचकर अपने गले से लगाते हुए कहता है, तो मार दो, मुझे ये भी मंजूर है। तुम्हारे बिना जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। बानी उसके अचानक से ऐसा करने पर स्तंभ खड़ी रह जाती है। एक पल के लिए उसे खुद एहसास नहीं होता है कि वो क्या कर रही है, मगर अगले ही पल वो उसे धक्का देकर खुद से अलग कर देती है। बानी, ये तुम क्या कह रहे थे? मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। करण उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, और अगर मैं कहूँ तो कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता तो फिर मर जाओ जाकर कहीं, जैसे मुझे मार दिया था सालों पहले। वो गुस्से से उसकी आंखों में झांकते हुए कहती है और वहाँ से जाने लगती है। करण उसके पीछे आता है, उसे आवाज़ देता है, बानी लिसन यार, मेरी बात तो सुनो। पर बानी कहाँ सुनने वाली थी। वो गुस्से से लाल वहाँ से निकलते ही टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। करण उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। फिर वो वापस अपने कमरे में आता है और किसी को फ़ोन करता है, जिसके बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। अब जब तुम मिल गई हो तो मैं इतनी आसानी से तो तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हाँ, थोड़ा गुस्सा हो पर कोई नहीं, मैं तुम्हें मना लूँगा। वो मन
मन में सोचता है। बानी गुस्से से जब अपने घर पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड पायल, जिसने उस मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था, जब सबने उसका साथ छोड़ दिया था, उसके दरवाज़ा खोलते ही वो उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। पायल उसे इस तरह देखकर घबरा जाती है। पायल, क्या हुआ बानी? तुम तो जॉब के इंटरव्यू के लिए गई थी, फिर? बानी, कबीर सो गया। पायल, सो गया। तुम पहले आओ, इधर बैठो। क्या बात है, क्या हुआ? पायल उसे अपने साथ लेकर हॉल में सोफे पर बिठा लेती है, फिर उसे पानी का गिलास बढ़ाते हुए कहती है, अब बताओ क्या बात हुई वहाँ? बानी पानी पीने के बाद गिलास टेबल पर रखने के बाद उसकी तरफ मुड़ती है। बानी, वो वापस आ गया। पायल, फिर से उसने मुझे ढूंढ लिया है। पायल को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है और किसके बारे में बात कर रही है। पायल, मैं समझती नहीं, तुम साफ साफ बताओ क्या बात है। बानी, वो करण वापस आ गया। मैं जहाँ इंटरव्यू के लिए गई थी वो उसका ही घर था। इतना कहकर बानी उसे वहाँ पर हुई उसकी और करण के बीच हुई बहस के बारे में उसे बताने लगती है। पायल ने उसे शांत रहने के लिए कहा, अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, उसे कभी यहाँ का पता नहीं चलेगा। तुम अब आराम करो, हम कल मिलते हैं। ओके, टेक केयर। इतना कहकर पायल वहाँ से चली जाती है। बानी उसके जाते ही दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ पर कबीर सो रहा होता है। कबीर उसका 4 साल का बेटा था, उसकी और करण का बेटा। करण उस रात उसके साथ जो भी कुछ भी हुआ उसके बाद वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। उसके घर वालों ने भी उसे नहीं अपनाया। फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में भर्ती हो गई, जहाँ से उसने अपनी दोस्त पायल को फ़ोन करके बुलाया। उसने पायल को सब बता दिया और पायल ने उसे बहुत सहारा दिया, उसे अपने घर ले गई। पायल ने पुलिस कंप्लेन करने की भी बात की, मगर बानी ने इनकार कर दिया कि वो पहले ही बहुत बदनाम हो चुकी है और नहीं होना चाहती थी। और वैसे भी सिसोदिया बहुत बड़े लोग हैं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसके 1 महीने बाद बानी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अब तो जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब एक बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। तब पायल ने उसे समझाया। पायल उसे अपने साथ गोवा लेकर आ गई, जहां उसकी नई नई जॉब लगी थी। उसने बानी का पूरे 9 महीने तक ख्याल रखा। कबीर के होने के कुछ दिनों बाद बानी ने भी लोगों के घरों में केयर टेकर, कुक या फिर मेड का काम शुरू कर दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। बानी ने अपना अलग घर भी ले लिया। देखते ही देखते कब 5 साल बीत गए पता ही नहीं चला। इन 5 सालों में वो कबीर की मोहब्बत में करण के सारे जख्मों को भूल चुकी थी, जो आज फिर से उसे देखकर ताज़ा हो गए थे। वो अब कबीर के पास बैठी हुई ये सब सोच ही रही थी कि घड़ी में रात के 10 बजने वाले थे। उसने सो रहे कबीर के सर पर हाथ फेरा और चेंज करने चली गई। चेंज करके आने के बाद वो वापस से हॉल में आकर बैठ गई। उसके दिमाग में बार बार करण का ख्याल आ रहा था। ना चाहते हुए भी वो उसके बारे में सोच रही थी, उसकी बातों के बारे में सोच रही थी कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा था। क्या सच में वो बदल गया था या फिर से उसके साथ कोई गेम खेल रहा है? मन में बहुत से सवालों के दरमियान वो घिरी हुई थी। तभी डोर बेल की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा टूटती है। वो घड़ी की तरफ देखती है। इस वक्त कौन हो सकता है? शायद मिसेस दीक्षित होंगी। मिसेस दीक्षित उनकी पड़ोसन रहती हैं, जो कभी कभी उसके घर आ जाती हैं। उसने सोचते हुए दरवाजे की तरफ का रुख किया और फिर जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने खड़ा शख्स जिसकी पीठ उसकी तरफ थी, उसके मुड़ते ही वो उसे देखकर चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बानी ने गुस्से से उसे देखकर पूछा और वो शख्स जो कि करण रहता है उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे वहाँ छोड़ आई तो मैं यहाँ चला आया। बानी दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे तुमसे नहीं मिलना, जाओ यहाँ से। जिसे करण अपने हाथ से रोकते हुए कहता है, मिलना तो तुम्हें पड़ेगा और वो भी अगले 7 जन्मों तक। वो ज़बरदस्ती घर के अंदर चला आया। बानी ने गुस्से से उससे कहा, तुम जाते हो या फिर मैं शोर मचाऊं? करण उसे देखता है। उसने डार्क ब्लू कलर की नाइटी पहन रखी थी जो उस पर बहुत जच रही थी। ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसा वैसा कुछ सोचना भी मत, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। बानी उसे यूँ घूरते हुए देखकर कहती है, देख रहा हूँ कि मैंने अपनी एक गलती की वजह से कितनी कीमती चीज़ खो दी। वो गलती नहीं, गुनाह था जो तुमने किया था और सज़ा मैंने काटी। करण, मुझे पता है, बस अब मैं तुम्हारे सारे दुख समेट लेना चाहता हूँ। वो आगे बढ़
बढ़कर उसे गले से लगा लेना चाहता है, मगर बानी उसे वहीं रोकते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना मैं शोर मचा दूंगी, कोई है बचाओ मुझे। वो जैसे ही चिल्लाती है तभी करण आगे बढ़कर उसके होठों पर अपनी हथेली रख देता है, जिसके बाद वो बिल्कुल चुप हो जाती है। करण उसके बिल्कुल करीब खड़ा था, उसकी गम सांसें बानी के चेहरे पर पड़ती रहती हैं। वो उसके बिखरे हुए बालों को उसके चेहरे पर से हटाता है, उसकी आंखों में झांकते हुए देखता रहता है, जिनमें नफरत ही नफरत रहती है। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, बानी उसे खुद से अलग करके अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब वो दरवाज़ा बंद करके उससे सट कर खड़ी रहती है और सोचती है, ये क्या हो रहा था मुझे? मैं उस इंसान को अपने करीब कैसे आने दे सकती हूँ जिसकी वजह से मैं बर्बाद हो गई, जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया था, और मैं उसे ही अपने पास? नहीं नहीं, कभी नहीं। उसे यहाँ से जाना होगा। अगर उसे कबीर का पता चल गया तो? वो फिर सामने कबीर की तरफ देखती है, जो इन सब से बेखबर सो रहा होता है, जिसके लिए ही तो वो जिंदा थी, वरना करण ने तो उसे कब का मार ही डाला था। अचानक करण को अपनी आंखों के सामने देखकर वानी की आंखों की सारी नींद कहीं गायब हो गई थी। अपने कमरे में आने के बाद वो बस बेड पर करवटें बदलते हुए उसके ही बारे में सोच रही थी, जो इस वक्त हॉल में ना जाने क्या कर रहा था। उसने उससे कितनी दफ़ा कहा कि वो चला जाए, मगर ना जाने वो इतने सालों बाद उससे क्या लेने आया था। आखिर में तंग आकर बानी ने कमरे में टंगी दीवार की तरफ घड़ी को देखा, जिसमें 2 बजने वाले थे। उसने अपने खुले हुए बालों को समेटकर एक क्लचर लगाया और फिर अपनी आंसुओं से भीगी हुई आंखों को रगड़ते हुए बेड पर से उठकर खड़ी हो गई। उठने के बाद उसने सो रहे कबीर को देखा और दरवाजे की तरफ पहुंचकर उसे धीरे से खोलकर बाहर निकलने के बाद वापस धीरे से बंद कर दिया, ताकि वो जाग ना जाए। वो नहीं चाहती थी कि कबीर करण से मिले या करण को उसका पता चले। कुछ ही देर में वो हॉल में पहुंच गई और वहां पर बेखबर सोफे पर सो रहे करण को देखते हुए चिढ़ गई। उसने मन ही मन सोचते हुए खुद से कहा, जरा देखो तो इसे, मेरी नींद उड़ाकर कैसे आराम से सो रहा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज़्यादा बेशरम बंदा नहीं देखा। वो उसके पास आकर खड़ी हो गई। दिल किया कि उसे धक्का देकर सोफे पर से गिरा दे, मगर इस वक्त वो कोई भी हंगामा नहीं चाहती थी, इसलिए चुप रही। उसने कमरे में से चादर लाकर उसे उड़ा दिया और वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, करण ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो समझ गई कि अभी तक वो बस सोने का नाटक कर रहा था। तुम तो जाग रहे हो, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, तुम जैसे इंसान को हर बार पहचानने में गलती कर बैठती हूँ, बानी कहती है और अपना हाथ छुड़ाकर जाना चाहती है, मगर करण उसे खींचकर अपने करीब कर लेता है, जिससे वो उसके ऊपर गिर जाती है और करण फिर पलट कर जाता है, जिससे बानी नीचे और करण उसके ऊपर आ जाता है। बानी की धड़कनें तेज रफ्तार से चलने लगती हैं, वहीं करण की सांसें उसके चेहरे पर पड़ती हैं, जिससे उसके चेहरे पर आ रहे बाल उड़ रहे होते हैं। आखिर क्यों वापस आए हो तुम? मैंने कहा ना चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बानी उससे कहती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए कहते हैं, जाने के लिए वापस नहीं आया हूँ मैं, तो फिर क्यों आए हो? तुम्हें फिर से मेरे साथ वही सब करना है? बानी उसे गुस्से और नफरत से देखती है, जो करण बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। बानी उसकी तरफ देखती है। करण अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसे उठने के लिए कहता है, मगर बानी उसे नहीं थामती, बल्कि खुद उठकर बैठ जाती है। करण ये देखकर अपना बढ़ाया गया हाथ नीचे कर लेता है, उसके बगल में बैठ जाता है। बानी चौंक कर उसे देखती है, उसकी आंखें नम होने लगती हैं। उसे देखकर जैसे उसके सारे जख्म उसे याद आने लगते हैं। वो अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करती रहती है। तभी करण अपनी बात शुरू करता है, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, जिसकी सज़ा अगर मौत भी दी जाए तो भी कम ही होगी, पर मेरा यकीन मानो, मैंने उस हादसे के बाद तुम्हें बहुत तलाशा, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे साथ फिर से, बल्कि इसलिए कि मैं अपनी गलती सुधारना चाहता था। अपनी पैसे और पावर के नशे में मैं पागल हो गया था, जो मुझे तुम नज़र नहीं आई, मगर अब मैं बदल गया हूँ। ट्रस्ट मी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हें पता है, मैंने आज तक इसलिए शादी नहीं की है, घर वालों के फोर्स की वजह से मैं दिल्ली में नहीं बल्कि गोवा में आकर शिफ्ट हो गया। मैं बस तुमसे
एक मौका चाहता हूँ, क्या तुम वो मुझे नहीं दोगी? नहीं दूंगी। और कुछ कहना है तुम्हें? बानी अचानक गुस्से से चीखती है और करण खामोश हो जाता है। थोड़ी देर तक वहाँ खामोशी छाई रहती है। फिर बानी करण से कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने को मान जाऊंगी, जिसने एक थप्पड़ की वजह से एक मासूम को तबाह कर दिया, उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया, उसे माफ़ कर दूं? भला कैसे? तुमने उस दिन मुझ पर रहम किया था जब मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी, नहीं ना? तो फिर तुम मुझसे कैसे माफ़ी की उम्मीद कर सकते हो? पर बानी मेरी, करण कहता ही रहता है कि बानी उसकी बात बीच में काटते हुए कहती है, परवर कुछ नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती बस। तो फिर ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे माफ़ नहीं करती। करण भी जैसे जिद करके आया था कि उसे मना कर रहेगा, चाहे जैसे भी। वो वापस से सोफे पर लेट जाता है और बानी उठकर खड़ी हो जाती है। वो उसे मुस्कुराते हुए देखकर कहता है, क्या हुआ? बैठो ना, तुम्हारा ही घर है। नहीं, ज़रूरत है मुझे। बानी गुस्से से अपने दोनों हाथों को आपस में बांधे खड़ी उससे कहती है और वापस गुस्से से पैर पटकते हुए अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। अजीब ज़बरदस्ती है, ये तो पीछे ही पड़ गया। कबीर से क्या कहूँगी? सुबह सुबह वो उसे देखकर पूछेगा तो वो मन में सोचती रहती है। दूसरी तरफ करण आराम से सोफे पर लेटते हुए मन ही मन कहता है, मेरा भी नाम करण सिसोदिया है और मैं भी देखता हूँ तुम मेरे साथ कैसे नहीं चलती। अगले दिन सुबह जब बानी की आँख खुली तो कबीर को बिस्तर पर ना पाकर वो घबरा गई। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और तभी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है जो कि खुला रहता है। बाहर से कबीर और करण की हंसने और बातें की आवाज़ भी आती रहती है। वो चौंक जाती है, घड़ी में देखती है कि सुबह के 10 बजने वाले थे। सारी रात जागने की वजह से उसे देर से नींद आई थी, इसलिए आंख भी देर से ही खुली थी। वो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ते हुए हॉल में पहुंची, जहां उसने देखा कि कबीर करण की गोद में बैठकर उससे बात कर रहा है। उसने कबीर को आवाज़ लगाई, बानी, कबीर कम हेयर। बानी की आवाज़ सुनकर करण उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया, मगर बानी ने अपनी नज़रें फेर ली। करण ने कबीर को गोद में से उतार दिया और वो भागते हुए बानी से जा लगा और अपनी तोतली जुबान में बोला, मम्मा, आपने बताया क्यों नहीं कि पापा आए हैं? आई एम सो हैप्पी। कबीर के मुंह से ये सुनते ही बानी ने गुस्से से करण की तरफ देखा, मगर कह कुछ नहीं पाई। तब तक करण उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने बानी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उसे जबरदस्ती अपने करीब करते हुए कहा, करण, असल में आपकी मम्मा आपको सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए नहीं बताया। कबीर खुश हो गया। ओके, अब मैं समझा, कबीर ने कहा। तभी बानी कबीर से कहती है, बेबी चलकर आप ब्रश कर लो, मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। फिर आपको स्कूल भी तो छोड़ना है ना? कबीर, पर आज मुझे नहीं जाना है। बानी, क्यों नहीं जाना? कबीर, आज मुझे पापा के साथ रहना है, उनके साथ खेलना है और खूब मस्ती करना है। वो कितने दिन बाद आए हैं, मैं नहीं जाऊँगा। बानी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में करण का गुस्सा कबीर पर उतार देती है। कबीर, मैंने कहा ना, जाओ, लेट हो रहा है, जब देखो जिद करते रहते हो, वो कहती है और कबीर रोने जैसी शक्ल बना लेता है। तभी करण, जो सब समझ रहा होता है, उसे गोद में उठाकर उसे प्यार करते हुए कहता है, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं, आप अभी स्कूल जाओ, मैं शाम को आपके साथ खूब मस्ती करने आऊँगा और हम घूमने भी जाएंगे। कबीर खुश हो जाता है। प्रॉमिस? करण प्रॉमिस कहता है और उसे गोद से नीचे उतार देता है और वो दौड़ते हुए अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाते ही करण बानी की तरफ देखता है, जो दोनों हाथों को आपस में बांधे खड़ी ना जाने कहाँ घूमती। करण, तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बानी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने उससे कहा कैसे कि तुम उसके पापा हो? करण, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं ही उसका पापा हूँ। ये बात तुम भी जानती हो कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कैसे? बानी, क्यों बताती तुम्हें? आखिर तुम हो कौन मेरे? देखो करण, तुमने मेरे साथ जो भी किया मैं उसे भुला चुकी हूँ। प्लीज़ अब और कुछ मत करना, मुझे चैन से जीने दो। करण ये सुनते उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, और मेरे चैन सुकून का क्या, जो तुमने छीन लिया है? वो मुस्कुराते हुए उसके होठों की तरफ देखता है और उस पर झुकने ही वाला रहता है कि बानी उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, बंद करो अपनी बकवास और जाओ यहाँ से, वरना मैं
करण उसके पास आकर कहता है, वरना वरना क्या। बानी उसे तंग आकर वहाँ से किचन में चली जाती है। करण बस मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखता रह जाता है। थोड़ी देर बाद बानी कबीर को तैयार करती है, फिर उसे लेकर सीधे घर से बाहर निकल जाती है। करण भी उसके साथ रहता है। वो उसे अपनी गाड़ी में चलने के लिए कहता है, मगर बानी टैक्सी में वहाँ से चली जाती है। कबीर को स्कूल छोड़ने के बाद बानी सीधे पायल के पास पहुँचती है। उसे रात से लेकर सुबह तक की सब बातें बताती है। पायल भी ये सब सुनकर चौंक जाती है। पायल, क्या सच में वो तुमसे शादी करना चाहता है? बानी, पागल हो क्या? वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। आई नो हिम। उसे बस लोगों का इस्तेमाल करना आता है। पायल, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सच में बदल गया हो। बानी, अगर उसे मेरी इतनी परवाह होती तो इतने सालों बाद क्यों आया? मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। पायल, पर बानी, अगर तुम उसे अपना लेती हो तो कबीर की लाइफ सेट हो जाएगी और उसे पापा मिल जाएंगे, जो कि सच है। बानी, कबीर की माँ भी मैं हूँ और बाप भी। मैंने पाला है उसे, और उस शख्स करण ने, उसने सिर्फ और सिर्फ मुझे चोट पहुँचाई है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैंने सोच लिया है, शाम को मैं कबीर को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, मैं सब खत्म कर देना चाहती हूँ। बाकी की बात बाद में देख लेंगे, पहले मुझे उससे दूर जाना है। बानी फैसला कर लेती है। पायल उसे बहुत समझाती है, मगर वो नहीं मानती है। शाम को जब बानी कबीर वापस स्कूल लेने पहुँचती है तो कबीर वहाँ नहीं रहता है। वहाँ की टीचर उसे बताती है कि वो अपने पापा के साथ चला गया है। बानी वहाँ की टीचर और स्टाफ पर बहुत गुस्सा करती है कि इन्होंने कैसे जाने दिया बिना बानी से पूछे। वो गुस्से में पागल हो जाती है कि आज करण को सबक सिखाए बिना नहीं रहेगी। वो सीधे उसके घर पहुँच जाती है, जहाँ करण पहले से ही उसका इंतजार कर रहा रहता है। बानी जैसे ही डोर बेल बजाती है, करण दरवाज़ा खोलता है और उसे सामने देखकर बानी उसके कॉलर पकड़ लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को यहाँ लाने की? वो गुस्से में कहती है। वो मेरा भी बेटा है बानी, करण कहता है, और कॉलर उससे छुड़ाकर अंदर आ जाता है। बानी भी उसके पीछे अंदर आती है। कबीर ऊपर के रूम में वीडियो गेम खेलता रहता है। करण ने ही उसे ऊपर रखा था। उसे मालूम था कि बानी के आने के बाद बुस बहुत गुस्सा करेगी और कबीर ये सब देखकर कहीं डर ना जाए, इसलिए उसने ये सब कुछ किया था। बानी कबीर के बारे में पूछती है, कबीर है कहाँ? मैं उसे लेने आई हूँ। वो उसे इधर उधर ढूंढने लगती है और जैसे ही ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ने वाली रहती है, करण उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। बानी चौंक कर उसे देखती है। मेरा हाथ छोड़ो करण। करण, कभी नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार मेरी बात सुन लो। बानी हाथ झटक देती है। मुझे नहीं सुनना है। करण उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। सुनना पड़ेगा, और फिर वो उसे बाहों में भर लेता है। बानी उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है। छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्यों कर रहे हो ये सब? जाने दो मुझे। मगर करण उसे नहीं छोड़ता है, कसकर पकड़े रहता है जब तक वो थक नहीं जाती है। आखिर में जब वो पूरी तरह से थक जाती है और शांत हो जाती है, तब करण उसे छोड़ देता है और कहता है, आई एम सॉरी कि मुझे ये सब करना पड़ा, पर तुम्हारे गुस्से को शांत करने का और कोई ऑप्शन ही नहीं था। बानी चुपचाप खड़ी रहती है और उसे देखती रहती है। उसकी आंखों में आंसू रहते हैं, जिन्हें करण आगे बढ़कर अपने हाथों से पोंछ लेता है। बानी पलके झपकाते हुए उसे देखती रहती है और फिर करण उससे कहता है, पास्ट में जो भी हुआ मैं उसे बदल नहीं सकता, पर अब जब फ्यूचर हमारे हाथ में है तो मैं उसे तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। बानी, आई रियली लव यू यार। तुम्हें क्यों नहीं समझ आता है कि मैं तुम्हें सच में बहुत चाहता हूँ, और अगर इसके बाद भी तुम मुझे माफ़ नहीं करना चाहती तो बेशक ना करना, पर खुद को तकलीफ मत दो। आई प्रॉमिस मैं चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। वो कहकर अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ पर अपना सामान पैक करने लगता है और बानी वहीं सोफे पर बैठ जाती है। तभी पायल, जो पहले से वहाँ पर मौजूद रहती है, अचानक उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहती है, माफ़ कर दो उसे, वो सच में बदल गया है और तुमसे बहुत प्यार करता है बानी, इसलिए उसने आज तक शादी नहीं की है। प्लीज़ अंडरस्टैंड।
पायल को अचानक देखकर बानी भी दंग रह जाती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। पायल उसे सब बताती है कि वो करण से पहले ही मिल चुकी है और उसने यहाँ पर उसे बुलाया था और स्कूल भी वो करण के साथ ही गई थी कबीर को लेने के लिए। जो गुजर गया है उसे भूल जाओ, जो आज है उसके बारे में सोच के रोक लो उसे। पायल उससे फिर कहती है। बानी उसे देखती है और शुरू से लेकर अभी तक की उसकी और करण की वो सारी बातें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं, जिसके कुछ देर बाद वो उठकर अचानक खड़ी हो जाती है और करण के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जब वो कमरे में पहुंचती है तो करण कबर्ड खोलकर बेड पर ट्रॉली रखे हुए इसमें अपना सामान रख रहा होता है। बानी दरवाजे पर खड़ी नॉक करती है। करण बिना मुड़े उससे कहता है, कम इन। बानी चुपचाप अंदर चली आती है और उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। करण चुपचाप अपना बैग पैक करता है। कहाँ जा रहे हो? बानी उससे पूछती है। पता नहीं, बस जा रहा हूँ, तुम सुकून से रहना, करण कहते हुए जैसी बैग की जिप बंद करने वाला रहता है। बानी उसका हाथ रोकते हुए कहती है, पर मेरा सुकून तो तुम हो, तुम चले गए तो मैं कैसी रहूँगी। करण चौंक कर उसे देखता है और तभी बानी तुरंत उसके गले लग जाती है। करण भी उसे बाहों में भर लेता है। बानी उसे माफ़ कर देती है। वो अब उसकी बाहों में रहती है और उसके आंसू करण के कंधे पर गिरते हैं। करण उसे खुद से अलग करता है, फिर उसकी आंखों को साफ करता है। अब इन आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, मेरा वादा है तुमसे बानी, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। बानी उसे पल के झपकाते हुए बस देखती रहती है। करण फिर कहता है, शादी करोगी मुझसे? बानी उसे देखकर सिर हिला देती है। करण उसे अपने करीब कर लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए देखते रहते हैं और करण उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। वहीं दरवाजे पर खड़ी पायल जो ये सब देख रही होती है, उसके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है और वो कबीर के पास ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। कुछ दिनों बाद करण और बानी की शादी हो जाती है और दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं और कुछ महीनों के बाद बानी के एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम वो परी रखते हैं और अब बानी की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।